जो प्रोजेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट होता है वो मोस्टली किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो। आपको बहुत सारे टॉपिक्स की लिस्ट दी है और अगर कोशिश करके समर ब्रेक से पहले स्कूल में बता देते हैं तो कोशिश करना कि वो प्रोजेक्ट समर ब्रेक में ही बना लो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी कर चुके हो कि एग्जाम की जो मेन पढ़ने का टाइम होता है तब जब प्रोजेक्ट्स का काम होता है तो कितना टाइम है। समझाती मैं हर साल हूँ, बच्चे फिर भी हर साल वो सेम गलती करते ही हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ऐसी गलती मत करना। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करके ये रखना कि ना करो ऐसा। आप लोगों का जो रजिस्टर्स रहेंगे, बहुत सारे रजिस्टर नहीं बनाने, बस मैक्रो का अलग और आईडी का अलग रजिस्टर बनेगा, ठीक है। उसी रजिस्टर में नोट्स लिख लोगे, उसी रजिस्टर में असाइनमेंट कर लोगे, ठीक है। टेस्ट रजिस्टर अलग से बनेगा। और टेस्ट में कितने परसेंट से 80% से कम आने पे रीटेस्ट है। अब बड़े हो गए ना तो 70 से 80 हो गया, ठीक है। तो कोशिश करना रीटेस्ट ना आए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम की बहुत कमी रहेगी। सेशन के स्टार्टिंग से ही अपने आप को ये डिटरमिन करके चलो कि हमें अच्छे से पढ़ना है। 12th क्लास है, 12th क्लास एक वो क्लास होती है जिसमें आपने 11th तक कुछ भी किया हो, इट डज नॉट मैटर, आप फर्स्ट क्लास में ही लेट हैं। खड़े रहना चाहिए ना, पनिशमेंट तो यही है। पनिशमेंट पता है ना, तो क्या करा जाए, क्या किया जाए। वो अपना वो बेस बना रहा है कि इसे बिठा दो फिर मैं अगली बार बोल सकूंगा। आज पहली क्लास है इसलिए बैठ जा, और अब आज पूरा बैच प्रेजेंट है तो सभी सुन लें। टाइम से नहीं आओगे मैं खड़ा करूंगी, चेयर ही हटवा दूंगी 5 मिनट के बाद, तो खड़े ही रहना, ठीक है। तो आपका 80% से कम आने पे रीटेस्ट होगा, तो कोशिश करें कि रीटेस्ट ना आए, ठीक है। आपको जो भी करना है इसी रजिस्टर में करना है। रजिस्टर में इंडेक्स कैसे बनाना है, जैसे कि मैक्रो का रजिस्टर जो बनाओगे इसमें आपने चैप्टर नेम, हमने चैप्टर नेम डाला नेशनल इनकम, फिर हमने इसके नोट्स, आपके नोट्स पहले 2 पेजेस पर हैं, फिर आपने कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, असाइनमेंट, ठीक है ना। असाइनमेंट आपके 3 से लेके मान लो 10 पेजेस तक आपने असाइनमेंट किए, फिर मैंने कुछ नोट्स लिखवाए तो आपने यहाँ लिख दिया 11 to 14, ये नोट्स हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 12th में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में आपके बहुत सारे रजिस्टर्स बन जाते हैं और एट द एंड फिर हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम लोग वापस उन्हीं बुक्स में से पढ़ रहे हैं। फिर आपने ये नोट्स लिखे ही क्यों थे अगर इन नोट्स में से पढ़ना ही नहीं था तो व्हाट इज द पॉइंट कि हम ये नोट्स बना भी रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बनाओ और रजिस्टर के टॉप पे स्लिप लगा लो। नेक्स्ट क्लास में स्लिप दीदी से ले लेना, चाहे अगर खुद से नहीं लगाओ तो दीदी से स्लिप ले लेना अपने रजिस्टर्स पे R1, उस स्लिप पे आप लिखोगे R1 और सिर्फ इतना लिख देना नेशनल इनकम बस, क्योंकि एक साथ रजिस्टर खरीदते हो सारे रजिस्टर एक जैसे हो जाते हैं, फिर ये लगता है कि अरे हमने तो ये रजिस्टर गलत ले आए, कभी कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक्स जो आपके इस साल है उसमें आपका न्यूज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, इवन जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेचुरल सी बात है, अगर कोई भी चीज आप बुक में पढ़ रहे हो और वो किसी मूवी में देखो या कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो तो आपको जल्दी याद होती है ना, बजाय कि अपनी कोर्स बुक से। अपनी कोर्स बुक के अलावा हम कहीं से भी पढ़े हमें वो चीजें हमेशा जल्दी याद होती हैं। ये एक नेचुरल थिंग है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये वेरी नेचुरल। तो इसलिए हर क्लास में आपको इकोनॉमिक न्यूज लेकर आनी है, बिजनेस न्यूज नहीं लानी,
मुझे नहीं मतलब कौन सी कंपनीज का मर्जर हुआ है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, अगर वो बता सकते हो तो लेकर आना। इकोनॉमिक न्यूज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 इकोनॉमिक न्यूज लेकर आओगे, एक भी लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन डेली की हर क्लास की एक इकोनॉमिक न्यूज। और जरूरी नहीं है कि आप जितने बच्चे हो मैं हर बच्चे से पूछूं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप कितने हो, 5, 6, 11, 12 बच्चे हो, मैं 12 बच्चों से अगर रोज न्यूज पूछूंगी तो हमारी पूरी क्लास चली जाएगी। तो मैं 12 से नहीं पूछूंगी, मैं 2-3 से पूछूंगी, लेकिन ये मत सोचना कि इस बार मेरा नंबर आ गया तो अगली बार मेरा नहीं आएगा। हो सकता है मैं किसी से लगातार ना पूछूं और किसी से मैं लगातार पूछ लूं, तो कोई सीक्वेंस नहीं है, वो मेरी मर्जी है, फुल पावर मेरी। आपको न्यूज लानी है और न्यूज़पेपर से पढ़ के लानी है। ये मुझे पता लग जाएगा कि आप न्यूज़पेपर से पढ़ के ला रहे हो या क्लास में आते आते घर से निकलने के बाद गूगल पर सर्च करके ला रहे हो। इन शॉर्ट्स डाउनलोड कर लिया और इन शॉर्ट्स में से हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं घर से यहाँ तक। वो पता लग जाएगा जब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पूछूंगी न्यूज की, तो क्योंकि जो इकोनॉमिक न्यूज होती हैं उनमें हमेशा इम्पैक्ट लिखा होता है कि इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो हाँ, अगर घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता हो तो न्यूज़पेपर मंगा लो यार 1 साल के लिए। आपके आगे सीयूईटी में अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हो तो भी आपके न्यूज़पेपर रीडिंग तो काम आएगी ना, लगा लो। न्यूज़पेपर अगर लगाते हो, देखो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की स्क्रीनिंग तो अपनी मर्जी से ही इतनी ज्यादा हो जाती है, तो मैं आपको कोई रीजन नहीं देना चाहती उस स्क्रीनिंग का, इसलिए मैंने कहा न्यूज़पेपर लगाओ। तो हिंदू लगा सकते हो अगर आपको अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना है, थोड़ा एक लेवल कम पर आना है तो इंडियन एक्सप्रेस लगा सकते हो। और बिल्कुल आपको गॉसिप भी चाहिए कि अब तो न्यूज़पेपर पढ़ना है तो गॉसिप वाला भी न्यूज़, तो चाहे यार टाइम्स ऑफ इंडिया ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लायक न्यूज तो उसमें भी मिली जाएगी, बस गॉसिप भी उसमें बहुत मिलेगी फालतू की, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो लगा लो। आप लोगों का ये न्यूज़पेपर करने से आपको अभी शायद ऐसा लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब एट द एंड साल का आखिर में आते हो तो बहुत सारे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जो आपको बुक से नहीं मिलता है। बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिल जाता है और आपके आंसर बहुत क्वालिटी आंसर्स बन जाते हैं, क्योंकि बुक से तो सब पढ़ रहे हैं, आपने कुछ और अच्छा लिखा, ये और इम्प्रेसिव हो जाता है। तो डिफरेंट कैसे हो गए, वही संदीप गर्ग, वही टीआर जैन, वही वीके ओरी, सब उसी में से तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दूसरी बात, बहुत सारी जगह आपके पास, मोस्टली मेरे ख्याल से सबके पास संदीप गर्ग ही होगी। संदीप गर्ग और एनसीईआरटी में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। संदीप गर्ग इंडियन इकोनॉमी को बहुत अलग कंटेक्स्ट में दिखाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में बहुत अलग कंटेक्स्ट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूं कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई थी, जबकि संदीप गर्ग जी लिखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने बहुत बढ़िया कर दिया, फ्लोरिश कर दिया। तो ये तो सबको ही पता है ना, गलत है। बात यह है कि हमें जहां भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ना तो हमें गूगल चाहिए, ना हमें किसी ऑथर की बुक चाहिए, हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो आप एनसीईआरटी पे ही फोकस रहेंगे, ठीक है। मैं आपको आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक ब्रीफिंग दे देती हूँ, जिससे कि जब आप इकोनॉमिक न्यूज लाएं तो आपको टर्मिनोलॉजी पता हो और ये पता हो कि इकोनॉमिक न्यूज कौन सी होती है, ठीक है। वो हम ब्रीफिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ अपना रजिस्टर लाना है, कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। आप लोगों को ये पता है ना, जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता ही है, जो नए बच्चे उनके लिए है मंथली अचीवर और क्वार्टरली अचीवर। मंथली अचीवर्स होते हैं और क्वार्टरली अचीवर्स होते हैं। क्वार्टरली अचीवर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। कितने % से कम वाले को कोई पोजीशन नहीं मिलती? 70 से कम वालों को कोई पोजीशन नहीं मिलती। मतलब अगर 70 से ऊपर पूरे क्वार्टर के एवरेज में एक ही बच्चा है तो फिर वो एक ही रहेगा। अगर दूसरे के 69 है तो उसे सेकंड पोजीशन नहीं मिलती है। तो आपका जो न्यूज है, न्यूज में आपके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी बताओ ना। जो न्यूज ला रहा है और जो न्यूज नहीं ला रहा है, तो कुछ तो डिफरेंशिएट होना चाहिए ना दोनों में। पिछले बैच के बच्चों ने तो अपने आप डिसाइड करके बता दिया था कि
कि मैम ये बेनिफिट दे देना और ये पनिशमेंट दे देना। जो बच्चा न्यूज ला रहा है हर बार और एक बच्चा जो नहीं ला रहा, जो ला रहा है उसको +5 कर देना टेस्ट में। ठीक है, जो ला रहा है उसको, जो ला रहा है उसका +5, मतलब उस मंथ के किसी भी एक टेस्ट में उसका +5 कर देंगे हम। हाँ चलो ठीक है, उसकी मर्जी से, चलो ये भी डन। ऐसे ऐसे ही ना, ठीक है ना चेष्टा? हाँ मैम ठीक है। जो न्यूज लाएगा भाई, देखो आपका रोज का लगेगा, रेड मार्क नहीं लगना चाहिए, आपके अटेंडेंस के साथ आपका मार्क लगेगा ग्रीन और रेड। जो ला रहा है उसके आगे ग्रीन मार्क लगेगा, जो नहीं ला रहा उसमें रेड मार्क लगेगा। तो आपको पूरे महीने में एक रेड मार्क अलाउड है, पूरे महीने का एक रेड मार्क अलाउड है। मतलब 12 दिन में से एक दिन आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं लाना, ठीक है? तो एक तक तो एग्जाम्प्ट हो गया। अब अगर किसी का एक भी रेड मार्क नहीं लगा तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे किसी भी एक टेस्ट में, एक ही टेस्ट में मिलेंगे, ये नहीं कि 2 इसमें 2 इसमें 1 इसमें करते हैं, किसी भी एक टेस्ट में 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? डन। चलो, तो जो ला रहा है उसके लिए बात फाइनल हो गई। याद रखना भाई, जो नहीं ला रहा, जिसका एक रेड मार्क से ज्यादा लग गया, उसके -5, उसके -5। नहीं मैं बस गेस कर रहा हूँ। मतलब मैं भी पूछ रही हूँ, बोलो। तुम नए बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ इन्हीं की वो नहीं है। बोलो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलो तुम भी कुछ। ये सारे पुराने बच्चे तुम पे हावी हो रहे हैं। ये शरीफ है, अभी देखते हैं कितने दिन रहेगा। हाँ, पिछले बैच ने भी मार्क्स का ही रखा था। उन्होंने कहा था कि जो हम अगर पूरा लाएंगे तो आप हमारी जो एवरेज निकाल रहे हो मंथली क्वार्टरली एवरेज, उसमें 2% ऐड कर देना, 2% माइनस कर देना। तो उन्होंने अपनी एवरेज में कि क्वार्टरली एवरेज के समय आप ये कर देना, हमारा 3 महीने का एक साथ हो जाता है फिर उसमें। तो 3 महीने का फिर 3% करते हैं ना, थोड़ा तो बढ़ना चाहिए भाई। किसी का ये सोच रहे थे, हाँ, जैसा आपने कहा कि 80% से कम है तो रीटेस्ट, तो हम मंथली अचीवर्स उसमें मंथली क्वार्टर में 70% कैसे रखते हैं? उसे 80 भी रखना चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसमें तो मैंने बोला कि मान लो जब हम एवरेज निकालेंगे उसमें अगर किसी का बनेगा तो नहीं, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूँ। जैसे आपने बोला कि 80% से नीचे है तो रीटेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का। तो जैसे हम मंथली क्वार्टरली अचीवर्स निकालते हैं उसमें 70, 80 और 90 ऐसी रेंजेस होती है। नहीं, वो मंथली में होती है। मंथली में आपके अलग अलग वो होते हैं, जैसे कि 90% अबव हो गया, प्लेटिनम, फिर गोल्ड, ऐसे करके होता है। तो तुम लोगों के में जैसे 11th में ब्रॉन्ज भी था, अब 11th में तो ब्रॉन्ज था 70%, वरना 80% सिल्वर, 90% गोल्ड, और जो 100% मार्क्स लाएगा किसी टेस्ट में उसको प्लैटिनम है। तो वो तो अलग है। लेकिन जो क्वार्टरली अचीवर है उसमें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है, उसमें ये कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अब ये कर लेते हैं कि हर मंथ का 1% है। मान लो किसी के एक रेड मार्क लगा, एक से ज्यादा, तो हर महीने का 1%, तो 3% बढ़ जाएगी एवरेज क्वार्टरली, और 3% ही कम हो जाएगी क्वार्टरली। हाँ, 3 महीने के स्पैन में किसी का 1 महीने में रेड मार्क वाला वो हुआ, तो हाँ, 1 महीने में, बाकी 2 में अगर उसका एक भी रेड नहीं लगा, और एक ही महीने में अगर उसका रेड मार्क लगा है 1 से ज्यादा, तो उसका 1% हो जाएगा ना तो कम। बाकी दोनों का फिर 2% हाँ, होगा। ये बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए ना, अगर कोई सुधरने की कोशिश कर रहा है तो। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं रहा ये, क्लियर है? इसका एक हुआ, मतलब एक तक तो ओके है ना, एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब उसका एक भी रेड मार्क ऐसे नहीं लगा ना, उसको 2 बार का जो रेड मार्क नहीं लगा उसके 2% मिल जाएंगे। ठीक है ना, डन। मतलब तुम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हम एक भी नहीं लगवाएंगे, हम करके आएंगे?
तो तुम नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो? हम अपने इकोनॉमिक न्यूज एम्फसाइज करोगे इसलिए। ठीक है चलो, अब मैक्रो पे आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो का बाप होती है, बड़ी बहन नहीं। एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्रीगेट एज अ होल मतलब हम पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के पढ़ते हैं, वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम ये कहते हैं कि ये हमारी इनकम थ्योरी है। दिस इज कॉल्ड इनकम थ्योरी। ठीक है, पहले ना मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसी कोई ब्रांच नहीं होती थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता ही नहीं था। फिर एक जेएम कीन्स आए अंकल, जेएम कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। बताओ, खुद तो चले गए, हमारे लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन उन्होंने बनाया क्यों? जरूरत क्या पड़ी बनाने की? किसी ने वो सुना है 1930 का द ग्रेट डिप्रेशन? क्या था उसका? ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में हुआ था। हाँ, मतलब अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई थी बिकॉज़ एक्सेसिव प्रिंटिंग हो गई थी और वॉर की वजह से उनकी वैसे भी इकोनॉमी चल नहीं पाई थी और जितने नॉर्मल कॉमन सिटीजंस थे उनके लिए लाइवलीहुड मुश्किल हो गया था। और उन्होंने सारे बैंक्स पे बैंकरप्ट हो गए थे, तो वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ ना, तो उस ग्रेट डिप्रेशन के समय तक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी और हर कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमिक्स होती थी। जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी या यूएस इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, तो हर एक कंट्री की अलग होती थी। मैथमेटिक्स एक अलग ब्रांच होती थी, पब्लिक फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट होता था। ऐसे करके सब अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। फिर उस वॉर के बाद, उस जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उस ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये लगा कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज की जाए। तो उसमें माइक्रो तो सॉल्व कर नहीं सकती, मैथ्स भी अकेला नहीं कर सकता, पब्लिक फाइनेंस भी नहीं कर सकता और कंट्री की पर्टिकुलर इकोनॉमी भी नहीं कर सकती। तो उस वजह से एट दैट टाइम हुआ ये कि इन सबको मिलाकर एक न्यू इकोनॉमिक्स की ब्रांच बनी जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ने कहा कि हम माइक्रो को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, उसमें उस कंट्री की इकोनॉमी भी डालेंगे, पब्लिक फाइनेंस भी डालेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी डालेंगे और ये सब डाल के एक न्यू ब्रांच बन गई मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बाद में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो गई। और ये समझ में आया कि किसी भी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ हमारा पीपीसी सॉल्व नहीं कर सकता। जो हमने पीपीसी उठा के बना दिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी स्मॉल लेवल पे ही कर सकता है। किसी भी इकोनॉमी की जो इनकम की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की जो है, ये सारी बातें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जिसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आई। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब आपके जो चैप्टर्स आए वो कौन से आए? एक आपका आया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा अपना रायता फैलाना शुरू किया, तब उस समय पे कुछ हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने ये पूरा रिसर्च किया कि भाई आखिर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है कितनी, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जिसमें कि हमारे वी.के.आर.वी. राव बहुत अच्छे रहे। अभी इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे नाम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम तब उन्होंने इंडिया में तब स्टार्ट की करनी, और उसके बाद धीरे धीरे आज के डेट में नेशनल इनकम इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि नेशनल इनकम के बेसिस पे हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो सब हम नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका पूरा 10 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, मतलब इसमें से 10 में से 6 नंबर के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं और 4 नंबर थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। दूसरा हमारा है मनी एंड बैंकिंग।
ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है। मनी एंड बैंकिंग क्या कह रहा है कि मनी क्या होती है? पैसा क्या होता है? फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हमारी परचेजिंग पावर को डिफाइन करता है, वही तो मनी है। जब मनी नहीं थी तो क्या था? क्या था? बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स में मेरे पास व्हीट है और उसके पास क्लोथ है। अब बात यह है कि उसको व्हीट चाहिए और मुझे क्लोथ चाहिए, तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे। फिर क्वालिटी इश्यूज हो जाएंगे। वो कह रहा है मेरा क्लोथ ज्यादा बढ़िया है, तुम्हारा व्हीट बेकार है। मैं कह रहा है तुम्हारा कपड़ा बेकार है, मेरा व्हीट अच्छा है। मतलब ये अच्छा बुरा क्या होता है नहीं समझ में आता। तो मनी की वजह से हम कह सकते हैं ये 100 रुपए वाला है, 50 रुपए वाला है, 200 रुपए वाला है, 500 रुपए वाला। तो मेजरमेंट इजीली हो गया ना। तो उसे हम कहते हैं मनी की इवॉल्व क्यों हुई, मनी के क्या फंक्शंस है, मनी कैसे हेल्प करती है किसी भी इकोनॉमी में। बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, तो ये आपके इकोनॉमिक न्यूज का हमेशा एक मेजर पोर्शन होता है कि कमर्शियल बैंक्स जिनसे हम डील कर रहे हैं रेगुलरली, और सेंट्रल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक्स का बाप, जो टॉप ऑफ दी हेड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री। हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो वो सेंट्रल बैंक जो एक हमारे पास है वो हमारा अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, कमर्शियल बैंक्स क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूज में ये सबसे ज्यादा आता है इसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि किसी भी इकोनॉमी में आखिर इनकम, नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन हम वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगी, और अगर वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया, हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किया, स्टेट ऑफ रेस्ट, ऐसे ही एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अगर वो इकोनॉमी उस इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, ओवर स्टॉकिंग हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, ब्लैक मार्केटिंग हो गई। बहुत सारे इश्यूज हैं जो इक्विलिब्रियम पे ना होने से अराइज होंगे। तो अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। अभी से बता रही हूँ बच्चों के लिए। अगर कोई कहता है ना कि इकोनॉमिक्स में सबसे टफ क्या है, तो मैं तो ये कह देती हूँ कोई नहीं है। तो तुम कहोगे आप तो मैम हो ना, आपको क्यों लगेगा। तो मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। बच्चों को यही चैप्टर सबसे ज्यादा तंग करता है। ये चैप्टर मुझसे वो हर साल 3 से 4 बार तो मिनिमम करवा ही लेते हैं, ज्यादा भी हो जाता है। तो इसलिए, और चैप्टर्स हमारे सब कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। तो कोशिश ये करोगे कि छुट्टियां तो नहीं ही करनी। ये मान के चलो 1 साल तपस्या है, छुट्टी नहीं करनी। बर्थडेज हर साल आते हैं, एनिवर्सरी हर साल आती है, हर ओकेजन हर साल आता है। खाना पीना बाहर का जितना खाना है खाओ। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ दो 1 साल के लिए, क्योंकि फिर तो तुम जी नहीं पाओगे, बट कम तो कर ही सकते हो थोड़ा। आए दिन ना खाओ जिससे कि बीमार ना पड़ो। अपने आप को हेल्दी रखना तुम्हारे हाथ में है। अपने लिमिट्स तुम्हें पता है कि हम 2 तो मोमोज खा सकते हैं, हम 4 खा सकते हैं, हम 10 खा सकते हैं। तो तुम्हें अपनी लिमिट पता है कि हम ये जंक फूड महीने में कितनी बार अफोर्ड कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम हफ्ते में 1 बार खाओ या महीने में 1 बार खाओ। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाओ कि बीमार ना पड़ो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बीमार पड़ गए तुम छुट्टी कर रहे हैं। अवॉइड करो। बाकी तो देखो नथिंग इज आवर कंट्रोल, बट जो कंट्रोल में वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। आना जाना, घूमना फिरना, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी हैं, डायग्राम्स भी हैं और थ्योरी पोर्शन भी है। इसमें सब है, सबसे ज्यादा मार्क्स का है। इसके बाद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट ये तो सब सुनते होंगे, 1 फरवरी को रिलीज होता है, हल्ले मच जाते हैं बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। तो इसमें से भी बहुत न्यूज मिल जाती है आपको कि बजट है क्या।
बजट हमारा एक एंटिसिपेशन आता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम किस तरह से गवर्नमेंट को कहाँ से रिसिप्ट्स होंगी, गवर्नमेंट कहाँ खर्चे करेगी, इन सब का एक एस्टिमेटेड जो स्टेटमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर इशू करते हैं, वो गवर्नमेंट बजट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूज में आपको न्यूज सबसे रिलेटेड मिलेंगी। फिर हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। आज डॉलर महंगा हो गया, आज डॉलर सस्ता हो गया, इतना हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया उस आइटम का, इतना इंपोर्ट बढ़ा दिया, इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम कर दिया इस कॉमोडिटी का, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे यहाँ के रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ का टैरिफ बढ़ा दिया, वहाँ का टैरिफ कम कर दिया। जैसे अभी आया कि ट्रम्प ने कार्स का जो है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो ऐसे करके बहुत सारी न्यूज ये आपको मिलती ही मिलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। तो आपको ये सारे चैप्टर समझ में आ रहे हैं। इन सब चैप्टर्स में, क्योंकि एक मैं आपको इन शॉर्ट्स मना क्यों कर रही हूँ, न्यूज़पेपर क्यों बोल रही हूँ, उसका रीजन है। इन शॉर्ट्स में क्या होता है, एक हेडिंग है, उससे रिलेटेड 5-6 लाइन्स दे देते हैं, जबकि न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, वो एक हेडिंग होती है, वो न्यूज देते हैं और उस न्यूज में जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन भी वो देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक लेमैन के लिए आता है जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो उनको डेफिनेशन भी मेंशन करके दे रहे हैं इजी टर्म्स में, आपके किसी भी बुक के ऑथर से आसान भाषा में वो होती है। तो आप जब उसमें से पढ़ते हो तो एक तो आपको वैलिडिटी मिलती है, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते कई बार ये भी फील होता है हमें पढ़ क्यों रहे हैं। ये क्वेश्चन बचपन से दिमाग में आता है कि ट्रिगो को यूज ही नहीं, हम ट्रिगो क्यों पढ़ते हैं। ये सवाल हमेशा दिमाग में आता है, हिस्ट्री का क्या यूज है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। ये, और इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, दिस इज वेरी जेन्युइन। तो जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, तुम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में इन सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे बहुत सारे आंसर जो किसी भी ऑथर की बुक में, किसी गूगल पे कहीं अच्छे नहीं मिलेंगे, वो आंसर्स तुम्हें उन न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें मिल गए हैं। वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो जाएगी लैंग्वेज तुम्हारे में, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़पेपर मस्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मतलब होता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज, कि जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, कितना हम उनसे ले रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट करना, कितना इंपोर्ट करना, कौन से गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कौन से सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। और फिर फॉरेन एक्सचेंज ये बोलता है कि डॉलर की कीमत कम हो गई, डॉलर की कीमत ज्यादा हो गई, तो ये जो कीमत ज्यादा हो रही है, डॉलर महंगा है, डॉलर सस्ता है, तो ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, और फिर इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ हम फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे। तो ये गवर्नमेंट बजट का चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का है। तो कितने मार्क्स बचे, 40 नंबर के ना पूरी मैक्रो, कितने मार्क्स बचे, 40 बच गए। अरे मैं पूछ रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने का है, ये भी 6 का है। तो तुम देखो सब 6 6 6, ये 10 और ये 12। तो इसलिए ये 2 चैप्टर जब हम करते हैं तो हमारा टाइम भी बहुत लगता है, मतलब इन 2 चैप्टर्स को करने में हमें लग जाते हैं कम से कम 2 से 3 हफ्ते। बाकी चैप्टर्स हमारे एक क्लास में हो जाते हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, सब एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाते हैं, बहुत हद से 2-2 क्लासेस लगती हैं, इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले नेशनल इनकम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने का पूरा टाइम मिल जाए, क्योंकि सेशन की स्टार्टिंग में वर्कलोड कम होता है और नेशनल इनकम बहुत डिमांडिंग चैप्टर है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो डिमांडिंग है, तो हम अभी स्टार्टिंग में कर लेंगे। ठीक है, ये अपने रजिस्टर के आज जो रजिस्टर लाए उसे मैक्रो का बना लो, जो लोग नया रजिस्टर नहीं लाए वो नया ले लेना और उसमें नोट डाउन कर लेना फर्स्ट पेज पे कि तुम नहीं लाए। ठीक है, लिख लो। ये जो 4 सेक्टर्स हैं हर इकोनॉमी में होते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह की है,
ठीक है, हमारी इकोनॉमी चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, और चाहे मिक्स्ड हो, हर इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर हमारा कंजम्पशन सेक्टर है, जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं हु प्रोवाइड्स ऑल फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हमारे पास जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं। फर्म क्या होती है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, यानी कि हु अवेल्स फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज को अवेल करते हैं, ठीक है, मतलब यूज करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? पब्लिक सेक्टर। ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों काम करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपनी इकोनॉमी को छोड़ के बाकी सारा, तो ये भी कंज्यूम भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसका मतलब बहुत ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 सेक्टर्स ही हैं, एक जो कंजम्पशन कर रहा है और एक जो प्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे लेके जाएं तो 2 ही सेक्टर्स हैं, ठीक है, एक जो कंज्यूम कर रहा है और एक जो प्रोड्यूस कर रहा है। और हो भी क्या सकता है, सोचो तो, मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो, कोई और थोड़ा ना हो सकता है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में मैं प्रोड्यूसर हूँ, तुम कंज्यूमर हो। अगर तुम इस पेन से लिख रहे हो तो किसी ने पेन बनाया है और तुम लिख रहे हो, सिंपल यही हो रहा है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बहुत ही ब्रॉड कैटेगराइजेशन पे जाएं, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत डीप है नहीं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कंजम्पशन है, जिसे हम कहते हैं, डिनोट करते हैं हाउस होल्ड से, और ये प्रोडक्शन है जिसे हम डिनोट करते हैं फर्म से। हाउस होल्ड जो है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, और जो फर्म है वो हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। अब क्योंकि हाउस होल्ड्स फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज ये 4 हैं, तो उसके बदले में जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो फर्म्स हैं, वो हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कौन सी होती हैं? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में प्रॉफिट और इंटरेस्ट, और इसके बदले में एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। लैंड हमारी सिर्फ लैंड को डिनोट नहीं करती, लैंड हमारी डिनोट करती है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस। लेबर सिर्फ लेबर को डिनोट नहीं कर रही है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, लेबर मतलब ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन एन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। कैपिटल डिनोट कर रही है सारी मशीन को, फाइनेंस को, सबको डिनोट कर रही है। और एंटरप्रेन्योर कौन है? जो इन तीनों रिसोर्सेज को क्लब कर रहा है, इन तीनों रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। जो रिस्क उठा रहे हैं, तो उनको रिस्क उठाने के बदले में प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हो गया, ठीक है। और फिर हाउस होल्ड्स क्या दे रहे हैं फर्म्स को? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज।
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर एक्सपेंडिचर। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हमने बनाया है इसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में विद ऑल डेफिनेशंस करेंगे। नोट्स मैं आपको अभी स्टार्टिंग में तो लिखवाऊंगी ही, क्योंकि मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ी हैबिट डलवाना चाहती हूँ। ठीक है, गॉट इट? तो ये बना लो, सारा लिख लो। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास से न्यूज़। थैंक यू और good luck to all of you. Share, subscribe the channel and press the notification button. पर notification button को press करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना? और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए जरूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना? तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।